बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाफिज़ा मेमोरी किसे कहते हैं, हाफिज़े की अक़साम, हाफिज़े की मिसालें और हाफिज़े की शाखें समझाऊंगी। मेमोरी चैप्टर से टेट में सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर 2017 के टेट एग्ज़ाम में मेमोरी चैप्टर से एक सवाल पूछा गया था, वो भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टेट लिखने से पहले टेट के प्रीवियस पेपर्स को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि सवालात किस तरह से और कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको टेट TRT DSE से मुतालिक मवाद चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ा मेमोरी, इससे टेट में एक सवाल पूछा गया था, यहाँ पर देखिए डाला गया, इंपॉर्टेंट बोल गया। मेमोरी हाफिज़े को रिमेम्बरिंग याद रखना भी कहते हैं। मेमोरी हाफिज़े को क्या कहते हैं? रिमेम्बरिंग याद रखना भी कहते हैं। महफूज शुदा मालूमात को दोबारा हासिल करना ही हाफिज़ा कहलाता है। इक्तिसाब के अमल में हाफिज़ा एक बुनियादी इकाई तस्वुर किया जाता है। ज़हनी आमाल जैसे गौर व फिक्र, इस्तिदलाल, तख़ील और तजस्सुस में हाफिज़ा अहम किरदार अदा करता है। सर फ्रांसिस गाल्टन वो पहला माहिर नफ्सियात थे जिसने हाफिज़े पर साइंटिफिक अंदाज में तजुर्बात अंजाम दिए। हाफिज़े की तारीफ़ें नफ्सियात दानों की नज़र में मुकम्मल या जुज़वी मवाद जो माजी में सीखा गया था, इसको ज़रूरत के वक्त दोबारा इसी हालत में पेश करना हाफिज़ा कहलाता है। किसने कहा? ये सेट आउट ने। हाफिज़ा का इन्हिसार फ़र्द के इक्तिसाब से याद रखने की सलाहियत पर होता है। हाफिज़े का इन्हिसार किस पर होता है? इक्तिसाब की याद रखने की सलाहियत पर होता है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। हाफिज़े पर इब्बिंगहाउस की किताब ऑन मेमोरी को दवामी शोहरत हासिल हुई, जबकि मशहूर माहिर नफ्सियात बार्टलेट की एक किताब रिमेम्बरिंग को भी बहुत शोहरत मिली। इन बुक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। इब्बिंगहाउस की बुक कौन सी है? ऑन मेमोरी है। आप ये जो मैं थ्योरी बता रही हूँ आपको, इसको आप है ना बिट्स की शक्ल में भी लिख लेके आप याद कर सकते हैं। ऑन मेमोरी बहुत मशहूर बुक है, इसको दवामी शोहरत हासिल हुई, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जबकि और एक मशहूर माहिर नफ्सियात बार्टलेट की किताब रिमेम्बरिंग को भी बहुत शोहरत मिली। तो बार्टलेट की बुक कौन सी है बोले तो रिमेम्बरिंग, ठीक है। तो ये बुक्स को है ना आप बिट्स की शक्ल में लिख लीजिए तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते और आपको रिकॉल में भी आसानी होगी। मेमोरी ट्रेस या एनीग्राम से हम हाफिज़े की अलामतों की पहचान कर सकते हैं। हाफिज़े की अलामतों की पहचान किससे कर सकते हैं? मेमोरी ट्रेस एनीग्राम से हम हाफिज़े की अलामतों को पहचान सकते हैं। तजुर्बे खाने में हिंसों और लफ्ज़ों को हाफिज़ा करना भूल जाने को गौर करने का आला केटोस्कोप कहते हैं। तजुर्बे खाने में हिंसों और लफ्ज़ों को हाफिज़ा करना और भूल जाना, लफ्ज़ों को हाफिज़ा करना और भूल जाने पर गौर करने वाले आले का नाम क्या है? केटोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स के नेम्स और ये आले का नेम आप ये बिट्स की शक्ल में लिख के इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हाफिज़े की अक़साम, हाफिज़े की 4 अक़साम हैं जिसको हम 4 R's से भी याद कर रख सकते हैं। नंबर 1 रैड इंटीग्रेटिव मेमोरी, नंबर 2 रिकॉल दोहराना या बाज़ आफरीनी, नंबर 3 रिकॉग्निशन शनाख्त, नंबर 4 री लर्निंग। हाफिज़े के कितने अक़साम हैं याद रख लीजिए? 4 अक़साम, 4 अक़साम हैं और ये 4 अक़साम के नेम्स है। ये कोई भी एक हाफिज़े के अक़साम में से कोई एक अक़साम के बारे में पूछा जा सकता है। ऑल चैप्टर्स तो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 रैड इंटीग्रेटिव मेमोरी, हाफिज़े की इस किस्म में महरिकात अलामतों और निशानियों की मदद से मालूमात को याद रखा जाता है, जिसको रैड इंटीग्रेटिव मेमोरी कहते हैं। नंबर 2 रिकॉल, रिकॉल का इन्हिसार रिटेंशन पर होता है। बग़ैर महीज के माजी में सीखा हुआ मवाद को रिकॉल कहते हैं। रिकॉल 2 तरह का होता है, ए वर्बल रिकॉल, बी नॉन वर्बल रिकॉल। ए वर्बल रिकॉल, रिकॉल के इस तरीक़े में हम तहरीरी आदादी निशानात के ज़रिए रिकॉल की वसअत को मालूम कर सकते हैं। तहरीरी और आदादी निशानात के ज़रिए हम रिकॉल को मालूम कर सकते हैं। तो कौन सा रिकॉल है? वो वर्बल रिकॉल है, ठीक है।
تو وربل ریکال معلوم کرنے کے لیے لیبارٹری میں 4 قسم کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وربل ریکال کے بھی اقسام امپورٹنٹ ہے۔ یہاں وربل ریکال کے 4 قسم ہیں جو لیبارٹری پیمانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ٹیسٹی منی، نمبر 2 نیریٹو، نمبر 3 میموری اسپین، نمبر 4 پیریڈ ایسوسیشن۔ نمبر 1 دیکھیں گے ٹیسٹی منی۔ مخصوص حالات میں سیکھا ہوا، مشاہدہ کیا ہوا مواد یا واقعے کو کچھ دنوں بعد دہرانے کے لیے کہا جاتا ہے، تب حالات کی تبدیلی کی بنیاد پر اکتساب کو سلسلے وار بیان نہیں کیا جا سکے گا، اس کو ٹیسٹی منی کہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ دیکھیں گے نیریٹو۔ اس طریقے میں کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ برطانیہ کا ماہر نفسیات بارٹلیٹ نے حافظے کی جانچ کے لیے اس طریقے عمل پر زور دیا ہے۔ نمبر 3 میموری اسپین، حافظے کی وسعت۔ ایک بار سن کر یا دیکھ کر انسان کتنی چیزیں یاد رکھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک بار سن کر ان عادت کو دہرا سکتا ہے 96761777، لیکن اس سے زیادہ کو نہیں، تو اس کے حافظے کی وسعت 7 ہوگی۔ بمعنی الفاظ کے لیے یہ وسعت بہت موزوں ہوتی ہے۔ مثلا بارش کا موسم ہندوستان کا موسم بہار کہلاتا ہے کیونکہ اس موسم میں پھول کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے بارش کا موسم ہندوستان کا موسم بہار کہلاتا ہے۔ کیوں بہار کہلاتا ہے اس کی وجہ آپ کو معلوم، کیونکہ اس موسم میں پھول کھلتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی اگر معلوم ہوئی تو آپ اس مواد کو آپ آسانی سے بمعنی مواد جس کے معنی ہو تو ویسے مواد کو آپ بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹائکائٹ اسکوپ آلے کی مدد سے ہم میموری اسپین کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹائکائٹ یہ جو ہے ٹائکائٹ اسکوپ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ میموری اسپین یعنی حافظے کی وسعت کو ہم کس سے معلوم کر سکتے ہیں؟ کون سے آلے کے ذریعے بولے تو ٹائکائٹ اسکوپ کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سمعی و بصری حافظے کی وسعت معلوم کرنے کے لیے ٹائکائٹ اسکوپ آلہ نہایت ہی موزوں ہوتا ہے۔ ایبنگ ہاؤس ماہر نفسیات نے نان سینس سلیبلز بے معنی الفاظ کے ذریعے حافظے کی جانچ کی۔ حافظے کی جانچ کس نے کی؟ ایبنگ ہاؤس نامی ماہر نفسیات نے حافظے کی جانچ کون سے الفاظ سے کی ہے؟ بے معنی الفاظ کے ذریعے۔ نمبر 4 پیریڈ ایسوسیشن۔ اس طریقے میں جوڑی دار الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی پیر رہتے جوڑی، یعنی انگلش میں اس کو پیر کہتے ہیں، تو پیریڈ ایسوسیشن میں جوڑی دار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جوڑیوں کے کارڈز میں ایک طرف معنی خیز الفاظ اور اس سے جڑے ہوئے بے معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیں گے ایئر ایک بامعنی الفاظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، اور MQE یہ بے معنی الفاظ ہیں، تو اس سے ایک دوسرا بے معنی الفاظ رہتا ہے۔ پھر یہاں پر فیر بامعنی الفاظ ہے، YIN یہ جو ہے نا بے معنی الفاظ ہیں، پر یہ بامعنی الفاظ ہے، RZ بھی یہ بے معنی الفاظ ہیں، تو اس طرح سے پیرس ہوتے ہیں۔ ریکاگنیشن شناخت، جب کسی دیکھے گئے واقعے کو ریکال کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی واقعہ نشانی یا علامت فرد کے سامنے موجود ہو تو اسے شناخت کہا جاتا ہے۔ شناخت کو اس ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ شناخت کو کون سے ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے؟ بولے تو یہ ضابطہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھ لیجیے آپ۔ یہ ریکاگنیشن اسکور از اکول ٹو ٹرو مائنس فالس بائی ٹوٹل انٹو 100، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ری لرننگ۔ حافظے کی اس قسم میں کسی واقعے کو متعدد مرتبہ دہرایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ ری لرننگ بولے تو ہم اس کو دوبارہ کئی بار اس کو دہراتے تو وہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جاتا ہے۔ نان وربل ریکال۔ ریکال کی اس قسم میں جانوروں، ناخواندہ بچوں اور ناخواندہ بالغ افراد میں یاد کرنے کی وسعت کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ یہاں دیکھیں ہنٹر ڈیلیٹ ریئیکشن اپر ٹیسٹ سے نان وربل ریکال کی جانچ کی جاتی ہے۔ اب نان وربل ریکال کی جانچ کون سے آلے سے کی جاتی ہے؟ ہنٹر ڈیلائٹ ریئیکشن اپر ٹیسٹ، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو بٹس کی شکل میں آپ لکھ لیجیے، کاپی میں نوٹ کر لیجیے گا، آپ کو پریپریشن اینڈ ریکال دونوں میں آسانی ہوگی۔ ہنٹر نامی ماہر نفسیات نے اس آلے کو ایجاد کیا۔ اس آلے کو کس نے ایجاد کیا بولے تو ہنٹر نامی ماہر نفسیات، یاد رکھ لیجیے آپ۔ تو آپ اس کو بٹس میں ہنٹر ڈیلیٹ ریئیکشن اپرٹس، اس کے بعد آپ براکٹ میں ہے نا ہنٹر نامی ماہر نفسیات اس آلے کو ایجاد کیا۔ یہ آلہ کس کے لیے ہے؟ نان وربل ریکال کے لیے ہے، ایسے آپ بٹس بنا لیجیے، ٹھیک ہے۔ حافظے کی شاخیں برانچز آف میموری، حافظے کی مندرجہ ذیل شاخیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے حافظے کی کتنی شاخیں ہیں؟
4-5 ہے यहाँ पर हम देखेंगे, समय फास्ट देखेंगे। हाफिज़े की मंदरजा ज़ेल शाखें हैं। नंबर 1 इमीडिएट मेमोरी, चुस्त हाफिज़ा। ये चुस्त हाफिज़ा किसे कहते हैं? आप इसको एक बार पढ़ लेते भी याद रख सकते, बहुत आसान है। हाफिज़े की इस किस्म को शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जाना जाता है। हाफिज़े की इस किस्म में हम सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही मवाद या अशिया को आर्जी तौर पर याद रखते हैं। मसलन हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो बैठे तक ही सीट का नंबर याद रखते हैं, डॉक्टर का दिया हुआ नंबर या टेलीफोन नंबर वगैरह। आप मिसाल को याद रख लीजिए। हाफिज़े में हम किसी मवाद या वाक़े को मुस्तकिल तौर पर याद रखते हैं, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मिसालें नहीं दी लेकिन आप समझ सकते हैं, जैसे परमानेंट मेमोरी, मुस्तकिल हाफिज़ा यानी ख़ुद का नाम, अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम, आपके ख़ुद का एड्रेस, आपके घर का, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, हमेशा याद रहती है, ये भूले नहीं जाते। अब यहाँ देखिए, ये टेट में पूछा गया था, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि टेट में पूछा गया सवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पर बताऊँगी। तो ये देखो, रोट हाफिज़ा, तो हाफिज़े की इस किस्म में मवाद को बग़ैर माने व मतलब समझे रट लिया जाता है। एक ही मवाद को बार बार दोहरा कर ज़बानी अज़बर कर लिया जाता है। तुलबा अक्सर रोटो हाफिज़ा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें, नज़्म का याद रखना, पहाड़ों का याद रखना वगैरह। तो ये नज़्म को रट्टी मारते रहते, क्लासरूम में पढ़े तो उनको सिर्फ रट लिए तो बस याद रह जाती है, यानी पहाड़े भी, जिस तरह हम भी बचपन में करते थे, ऐसे ही समझ लीजिए। इन चीज़ों को, तो पहाड़ों को, नज़मों को तो रोट हाफिज़े के ज़रिए ही याद रखा जाता है तकरीबन छोटी क्लासेस में। तो नंबर 4 लॉजिकल मेमोरी, मुंतखी हाफिज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किस्म का हाफिज़ा जिसका है ना, तो वो बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, समझ लीजिए आप। तो हाफिज़े की इस किस्म में किसी मवाद या वाक़े को फ़हम के साथ याद किया जाता है। फ़हम यानी उसके मतलब के साथ याद किया जाता है, यानी माने व मतलब को पूरी तरह समझा जाता है। इसमें फ़र्द मवाद के मुतालिक वजहात भी बता सकता है। ये एक अच्छे हाफिज़े की मिसाल है। तो यहाँ देखें मिसाल, हम 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, क्यों ना कि इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये क्या है, हम 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, ये मालूम, लेकिन ये क्यों मनाते हैं उसकी वजह, इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो उसके फ़हम के साथ जो भी चीज़ को याद रखें बहुत अच्छे से याद रहती। तो आप लोग है ना टेट या TRT DSC के लिए जो प्रिपेयर हो रहे ना आप, उसके लिए भी है ना फ़हम के साथ याद रखिए। खाली सिर्फ जो बचपन में हम याद रखते थे रोटो हाफिज़े की तरह मत कीजिए। यहाँ पर नंबर 2 जोहरी अदद और कमियती अदद में फ़र्क, ठीक है, इसकी मिसालें है, ये लॉजिकल मेमोरी की मिसाल है। अब यहाँ देखेंगे नंबर 3 जुफ्त और ताक़ अदद की शनाख्त। जुफ्त अदद किसे कहते हैं, ताक़ अदद किसे कहते हैं, इसकी शनाख्त करना है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जुफ्त अदद वो अदद जो 2 से मुकम्मिल तकसीम हो जाता है, ताक़ अदद जो 2 से मुकम्मिल तकसीम नहीं होता, इसको तकसीम करने पर एक बचता है, लास्ट में बाकी एक बचता है। तो इसके फ़हम के साथ याद रखना, तो इसको लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहा जाता है? ये भी आप लोगों को सबको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू क्योंकि बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, ठीक है। तो नंबर 5 लॉजिकल मेमोरी समझ के ना आप, तो उस फ़हम के साथ याद रखने को लॉजिकल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। रोटो मेमोरी यानी रट लेने को कहते हैं, और इमीडिएट मेमोरी यानी जब का जब याद रखें आप, कोई नंबर हो कुछ भी हो साथ ही भूल जाए। और एक परमानेंट मेमोरी है ना, हमेशा याद रहती वो। नंबर 5 एक्टिव मेमोरी, सरगर्म हाफिज़ा। हाफिज़े की इस किस्म में सीखी गई याददाश्त को ज़रूरत के वक्त दोबारा याद किया जाता है या जहन में लाया जाता है। मिसाल, अक्सर तुलबा इम्तिहान में सवालात के जवाबात याद रखते हैं, ठीक है। नंबर 6 एसोसिएट मेमोरी, मरबूत हाफिज़ा। हाफिज़े की वो किस्म जिसमें याददाश्त को किसी दूसरी याददाश्त से जोड़ा जाता है, ठीक है। हाफिज़े की वो किस्म जिसमें याददाश्त को दूसरी याददाश्त से जोड़ा जाता है, एक याददाश्त को दूसरी याददाश्त से। अब यहाँ मिसाल देखेंगे, अगर कोई पेन भूल जाता है, वो ये याद करता है कि पेन किसको दिया था और कहाँ दिया था, एक याददाश्त को दूसरी याददाश्त से मरबूत करते हुए पेन हासिल कर लेता है, ये एसोसिएट मेमोरी है। नंबर 7 पैसिव मेमोरी, मजहूल हाफिज़ा। हाफिज़े की वो किस्म जिसमें बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तनाव और दबाव के खुद ब खुद याद आने के अमल को पैसिव मेमोरी कहते हैं, ठीक। मिसाल, जब कोई फ़र्द देहात से आता है, जब कोई फ़र्द यहाँ पर देहात से आता है, हम इसको देखते ही देहात का मंजर याद आ जाता है, जैसे बैल बंडी की सवारी, लहलहाते खेत, कच्ची सड़कें और बहते हुए पानी के नाले वगैरह, ठीक है। ये पैसिव मेमोरी की मिसालें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
اور یہ چیپٹر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ اس کو بٹس کی شکل میں لکھ لیجئے۔ یہ چیپٹر سے اگر کوئی بھی سوال ٹیٹ میں پوچھا گیا تو آپ ضرور اس کا آنسر دے سکتے، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میموری چیپٹر سمجھ میں آ گیا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں، اور آپ کو کون سے ٹاپکس پر ویڈیوز چاہیے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔